नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। मैं हूँ सीए जितेंद्र शाह और हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग। अब तक हमने जर्नल कंप्लीट किया। चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस का यूनिट 1 जो है जर्नल, हमने वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसमें हमने जर्नल एंट्रीज कैसे स्टेप बाय स्टेप पास करना है, डेबिट रूल और क्रेडिट रूल के हिसाब से। ठीक है, डेबिट कैसे करना है, कैसे करना है, उसके हमने बहुत ही कंसेप्चुअली और इजी लैंग्वेज में समझा। हमने साथ ही जर्नल विद जीएसटी भी सीखा, यानी कि जीएसटी का अकाउंटिंग जर्नल में कैसे करना होता है, हमने वो भी सीखा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है, आपने वो क्लासेस नहीं देखा है, तो पहले उसे देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ और ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ, पहले उसे देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेजर। ठीक है, हम समझेंगे लेजर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जब सीखा था तो वहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस समझा था, है ना। तो वहाँ पे क्या करते थे हम, अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले आइडेंटिफाई करते थे ट्रांजेक्शन्स को, है ना, कि क्या ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेने के बाद उसे हम मेज़र करते थे मनी के टर्म्स में, है ना। और जब मेज़र कर लेते थे तो उसे हम क्या करते थे, उसे हम रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, और रिकॉर्ड कहाँ करते थे, उसे हम जिस बुक्स में रिकॉर्ड करते थे उसे जर्नल कहते हैं। और जर्नल हमने सीखा, है ना। जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जर्नल में तो हमने तमाम सी चीज़ें रिकॉर्ड किया है ना, बहुत सारा एंट्रीज रिकॉर्ड किया है। उसमें परचेज कई बार आया है ना, उसमें सेल्स भी कई बार आया है ना, उसमें वेजेस पे किया, सैलरीज पे किया, ये सब कई बार आया है ना। तो इसमें देखिए, जब जर्नल में बहुत सारा रिकॉर्डिंग हो जाता है तो काफ़ी चीज़ें जो होता है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स हुआ वैसे वैसे हमने डेट वाइज रिकॉर्ड करते गया, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसे ना हमें क्लासीफाई करना होता है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो क्लासीफाई मतलब क्या होता है, ने वन नेचर का आइटम्स को एक जगह ग्रुप करना। ठीक है, मतलब जितना भी परचेसेस है उसको एक जगह लिखना। ठीक है, जितना भी सेल्स है उसको दूसरे जगह लिखना। ठीक है, जितना भी सैलरी पे किया उसको तीसरी जगह लिखना। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, क्लासीफाई करते हैं। और क्लासीफाई कैसे करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स बना बना कर। ठीक है, सेल्स का अकाउंट अलग बनाएंगे, परचेज का अकाउंट अलग बनाएंगे। ठीक है, सबका अलग अलग अकाउंट्स बना के। ठीक है, और जहाँ जहाँ ये सब अकाउंट्स बनाया जाता है ना, उस बुक्स को कहा जाता है लेजर। क्या कहा जाता है, उस बुक्स को ही लेजर कहा जाता है। ठीक है, और लेजर को हम क्या कहते हैं, लेजर को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। ठीक है, और जर्नल को क्या कहते हैं सर, जर्नल को कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आया बात समझ में। ठीक है, तो अभी हमें लेजर बनाना कैसे है, हमें ये सीखना है। ठीक है, तो देखिए, लेजर बनाना कैसे होता है हम ये समझते हैं। तो यूनिट 1 में जब हमने जर्नल किया तो उसमें बहुत सारे एंट्रीज पास किया था ना, है ना। तो उस हर अकाउंट्स का ना पोस्टिंग होता है। ठीक है, सब पोस्टिंग, जॉब पोस्टिंग चल रहा है क्या, हाँ, यहाँ पे जॉब पोस्टिंग जैसे ही है। ठीक है, यानी कि सभी अकाउंट्स को ना अपने अपने जगह पे पोस्ट किया जाएगा, अपने अपने अकाउंट्स में क्लासीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए ना सिर्फ 3 ही एंट्रीज लेंगे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लेंगे ना तो जर्नल भी बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। ठीक है, तो हम छोटे में समझेंगे, 3 ट्रांजेक्शन्स लेके। देखिए, 3 ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या ले रखा है, एक है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, ओनर ने 50,000 रुपीज़ कैश इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया है, इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या है कि कैश पे करके गुड्स परचेज किया है। ठीक है, फिर तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा यहाँ पर क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 18,000, 20,000, 30,000 रुपीज़, ये जर्नल है। ठीक है, आया बात समझ में। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल हो रहा है, तो सेल में कुछ कैश सेल हो रहा है और कुछ क्रेडिट सेल हो रहा है ना। 18,000 का कैश सेल, तो कैश 80,000 मिल गया, और 12,000 का क्रेडिट सेल हुआ, यानी कि 12,000 रुपीज़ मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, और जिससे मिलने वाला है उसे डेटर कहते हैं, तो मोहन है यहाँ पे अपना डेटर। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले में एक ही डेबिट है और एक ही क्रेडिट है, उसी तरह इस वाले में भी एक ही डेबिट है और एक ही क्रेडिट है ना। लेकिन इस वाले में ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 डेबिट है ना,
तो होता क्या है, जहाँ पर एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा, उसे सिंगल एंट्री कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सिंगल एंट्री। और जहाँ पर एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट या दोनों जब एक से ज़्यादा होता है तो उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो हम अभी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इन सभी एंट्रीज़ का, सिंगल एंट्रीज़ का लेजर में पोस्टिंग कैसे करना होता है और कंपाउंड एंट्रीज़ का भी लेजर में पोस्टिंग कैसे करना होता है। अभी हमें ये समझना है, ठीक है। तो आप वीडियो रोक कर पहले ये लिख लीजिए अपने बुक में, ठीक है, अपने रजिस्टर में ये लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिया आपने? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि पोस्टिंग कैसे करना होता है। अब देखिए, पोस्टिंग करने के लिए ना हमें लेजर अकाउंट्स बनाना पड़ता है, ठीक है। तो लेजर में अलग अलग अकाउंट्स बनाना पड़ता है। तो सर अकाउंट्स अलग अलग मतलब कितने अकाउंट्स बनाना होगा? तो ना हमें मार्किंग करना है पहले कि कितने अकाउंट्स बनाना है। तो सभी के लिए जितना यूनिक अकाउंट्स है ना, सभी के लिए अलग अलग अकाउंट्स बनेगा। तो चलिए इसको मार्किंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट है, तो यानी कि कैश अकाउंट एक तो बनेगा, ठीक है। फिर कैपिटल अकाउंट है, दूसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। फिर देखिए परचेस अकाउंट है, तीसरा परचेस अकाउंट बनेगा। फिर देखिए कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट रिपीट हो रहा है ना, तो इसको दो बार नहीं बनाएंगे, इसको एक ही बार बनाएंगे। इसलिए यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, ठीक है, यानी कि एक ही बार बनेगा। फिर देखिए कैश अकाउंट फिर आया, तो इसको भी 1 लिख दीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ 1 है वो यानी कि वो कैश अकाउंट है, ठीक है। तो कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है, आ रहा है बात समझ में। फिर देखिए मोहन अकाउंट है यानी डेटर अकाउंट, तो ये कितना नंबर पे है? तो ये है आपका 4 नंबर पर। तो फोर्थ हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? मोहन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आया, ठीक है। उसके बाद देखिए सेल्स अकाउंट है, तो एक सेल्स अकाउंट भी बनेगा। तो हमने यहाँ पे काउंट करके बताइए कितना अकाउंट बनाना होगा? हमें 5 अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। तो चलिए पाँचों का अकाउंट्स का फॉर्मेट तैयार करते हैं, ठीक है। तो देखिए अकाउंट्स का फॉर्मेट होता कैसे है। तो अकाउंट्स का फॉर्मेट ना टी शेप में होता है। कैसा होता है? टी शेप होता है, ठीक है। अब ये टी शेप में ना एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और एक होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। एक है राइट हैंड साइड, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है इसको डेबिट साइड कहते हैं, ठीक है। और राइट साइड जो होता है उसको क्रेडिट साइड कहते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, डेबिट साइड में भी 4 कॉलम है और क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम है, ठीक है। तो 4 कॉलम क्या क्या है? तो डेबिट साइड में पहला कॉलम डेट का कॉलम है, फिर दूसरा पर्टिकुलर का कॉलम है, फिर तीसरा जर्नल फोलियो। सर जर्नल फोलियो, जर्नल में हमने लेजर फोलियो बनाया था छोटू सा, जहाँ कुछ लिखते नहीं थे। यहाँ पर हम जर्नल फोलियो बनाएंगे छोटू सा, यहाँ पर भी कुछ लिखना नहीं होगा हमें, ठीक है ना। फिर चौथा क्या है? अमाउंट का कॉलम है, यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम है। पहला क्या है? डेट का कॉलम है, फिर दूसरा क्या है? पर्टिकुलर का कॉलम है, फिर तीसरा है जर्नल फोलियो का कॉलम, और फिर चौथा है अमाउंट का कॉलम, ठीक है। आया बात समझ में? तो वीडियो रोक के पहले ये बना लीजिए, ठीक है, ये फॉर्मेट बना लीजिए, ठीक है। आपने बना लिया? देखिए, तो कैश अकाउंट 5 अकाउंट बनाना है हमें, है ना। तो कैश अकाउंट का हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया। उसी तरह दूसरा हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है ना, कैपिटल अकाउंट। फिर परचेस अकाउंट बनाना है। तो इन सभी के लिए ना अलग अलग फॉर्मेट तैयार कर रख लीजिए, अलग अलग फॉर्मेट तैयार करके रख लीजिए, ठीक है। तो पहला क्या है? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा वाला है, तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है। फिर परचेस अकाउंट है, ठीक है। फिर मोहन अकाउंट है, फिर लास्ट में सेल्स अकाउंट है, ठीक है। तो आप फटाफट से फॉर्मेट रेडी कीजिए, वीडियो रोकिए और बनाइए, ठीक है। तो चलिए बना लिया आपने। इसी तरह सेल का भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए एक एक करके ना हम पोस्टिंग करते हैं। हम एक ट्रांजेक्शन का जो एंट्री है ना उसको उठाएंगे और जहाँ पोस्ट करना है उसको वहाँ पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पढ़िएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैश अकाउंट को पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है यानी कि हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में, ठीक है ना। और डेबिट साइड में कितना अमाउंट है? यहाँ पर 50,000 रुपीज़ है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 50,000 रुपीज़ लिख देंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 50,000 रुपीज़, ठीक है। आया बात समझ में? अब यहाँ देखिए डेट कॉलम में क्या लिखना होगा। तो हमें डेट तो अभी पता नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है, अभी के लिए।
जब डेट पता होगा तो डेट लिखेंगे, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि पर्टिकुलर्स में सर क्या लिखें, पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या है, कैश अकाउंट जो डेबिट हुआ है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या है, वो है कैपिटल अकाउंट। तो हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, ठीक है, कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे फिर से, ठीक है। कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं सर, कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ना, जो कि कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, यहाँ लिखिए टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए कैश अकाउंट को तो हमने कर लिया, अब कैपिटल को पकड़िए, ठीक है, ये 2 नंबर पर है ना, इसको पकड़िए। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 50,000 रुपीज़ लिखेंगे। तो लिखिए एक बार, कैपिटल अकाउंट है ये, इसका क्रेडिट साइड में लिखिए 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो लिख दिया हमने, आया बात समझ। डेट कॉलम में अभी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, डेट पता होगा तो डेट लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाएगा, अब ये समझना है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट कौन सा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट जो है वो तो कैश अकाउंट है। देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। लिखिए कैश अकाउंट। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, डेबिट साइड में हमने लिखा 2, ठीक है। क्रेडिट साइड में जब लिखते हैं ना तो लिखते हैं बाई, ठीक है, बाई से लिखते हैं। तो बाई क्यों, देखिए यहाँ पे कोई इसका 2 लिखने का और बाई लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशन है, तो पहले से लिखते आ रहे हैं तो हम आज भी लिख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिसेस है अकाउंटिंग का जो पहले से चला आता है, ठीक है ना। तो हमने ये भी लिख लिया, आया बात समझ में। तो देखिए हमने ट्रांजेक्शन 1 का जो एंट्री 1 जो है, पहला एंट्री जो है जनरल एंट्री, इसका हमने पोस्टिंग कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला, दूसरा क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी हमें इसका पोस्टिंग करना है, तो सबसे पहले एक एक करके उठाइएगा। पहले क्या है, पहले है परचेस अकाउंट डेबिट, तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि परचेस अकाउंट डेबिट है तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में 10,000 रुपीज़ लिखेंगे। तो लिखिए परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो ये है परचेस अकाउंट, इसके डेबिट साइड में 10,000 रुपीज़ लिख दिया। क्या आपने भी लिख दिया, ठीक है, कमेंट में बताइए क्या लिख दिया आपने, ठीक है। 12 मिनट और 50 सेकेंड में बताइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर डेट हमें पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स में क्या लिखे सर, तो पर्टिकुलर्स में क्योंकि परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या हो रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट जो है वो कैश अकाउंट हो रहा है। देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। तो लिखिए यहाँ पर टू कैश अकाउंट, ठीक है, आया बात समझ में, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आगे देखें। अब हमने परचेस अकाउंट का तो पोस्टिंग कर दिया, ठीक है। अब चलिए कैश अकाउंट का कर दें, तो कैश अकाउंट यहाँ पर देखिए क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम 10,000 रुपीज़ लिख देंगे। कहाँ, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखिए 10,000 रुपीज़, लिख दिया। डेट हमें पता नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, डेबिट, वो है परचेस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई परचेस अकाउंट, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, सिंपल है। तो लिखिए परचेस अकाउंट, ठीक है, बाई परचेस अकाउंट। तो हमने ये भी कर लिया। तो देखिए हमने जर्नल एंट्री 1 इसका भी पोस्टिंग कर लिया और जर्नल एंट्री 2 इसका भी पोस्टिंग कर लिया, ठीक है। तो देखिए अभी तो हमने सिंगल एंट्री का पोस्टिंग किया ना, अभी हमें कंपाउंड एंट्री का पोस्टिंग करना है, ठीक है। और इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान समझिएगा। कई बच्चे जो है इसमें मिस्टेक करते हैं, स्पेशली अमाउंट लिखने में, ठीक है। एंट्री तो पोस्टिंग सही कर लेते हैं लेकिन अमाउंट में गड़बड़ कर देते हैं कई बार, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो एक एक करके उठाइए। सबसे पहले क्या है, कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे कितना, 18,000 रुपीज़, ठीक है। तो लिखिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 18,000 रुपीज़ लिख दिया। आया बात समझ में। डेट अभी हमें पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है ना। अब बात समझिए पर्टिकुलर्स में क्या लिखे सर,
तो पर्टिकुलर्स में क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट कितना हो रहा है, बात समझिए। कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या हो रहा है, वो हो रहा है सेल्स अकाउंट। कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट सेल्स अकाउंट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट। आ रहा है बात समझ, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इतना बात समझ में आया। ठीक है, तो हमने अभी कैश का तो कर लिया, अब हम मोहन का करते हैं। ठीक है, मोहन डेबिट हो रहा है यहाँ पर, तो मोहन के डेबिट साइड में, कहाँ मोहन डेबिट हो रहा है यहाँ, तो मोहन के डेबिट साइड में 12,000 रुपीज़ लिख लेंगे। पहले इतना लिखिए। ठीक है, मोहन के डेबिट साइड में 12,000 रुपीज़ लिखिए, 12,000 रुपीज़। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब देखिए डेट हमें पता नहीं है अभी, तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। डेट पता होगा तो डेट लिखेंगे। ठीक है, अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखे सर, तो देखिए मोहन यहाँ डेबिट हो रहा है ना, मोहन यहाँ डेबिट हो रहा है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या है, वो है टू सेल्स अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, आ रहा है बात समझ, तो लिखिए यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इतना बात समझ में आया। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब क्या बचा है, अब बचा है सेल्स अकाउंट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सेल्स कितना है, तो सेल्स है, सेल्स क्या है, सेल्स है क्रेडिट, तो सेल्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है ना, तो सेल्स के क्रेडिट साइड में कितना लिखे सर, 30,000 डायरेक्ट लिख दूँ, तो नहीं, एक बात समझिएगा, मिस्टेक यहाँ करते हैं बच्चे डायरेक्ट। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे यहाँ मिस्टेक करेंगे, पूरा 30,000 नहीं लिखना है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में तो लिखेंगे, लेकिन इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेबिट है वो एक तो नहीं है, दो है ना, तो ये 30,000 जो है ये एक बार नहीं है, दो बार है अलग अलग अमाउंट में। एक है 18,000 का और दूसरा है 12,000 रुपीज़ का। आ रहा है बात समझ में, एक है 18,000 और दूसरा 12,000 रुपीज़ का है ना, तो इसका बाइफरकेटेड अमाउंट ही लिखेंगे। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे 18,000 और दूसरा 12,000। सर ऐसा क्यों, कि भाई क्योंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट तो दो है ना, इसलिए बाइफरकेट करके ही लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए डेबिट क्रेडिट साइड में, सेल्स के क्रेडिट साइड में, तो एक क्या है 18,000, ठीक है, और दूसरा है 12,000। ठीक है, डेट अभी हमें पता नहीं, तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब देखिए पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाएगा, देखिए सेल्स जो है क्रेडिट हो रहा है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट क्या क्या है, दो है ना, एक है कैश अकाउंट और दूसरा मोहन अकाउंट, यही है ना। देखिए एक है कैश अकाउंट और दूसरा मोहन अकाउंट है ना, तो दोनों लिख दीजिए। ठीक है, तो एक लिखेंगे, ठीक है, बाई करके लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, और एक लिखेंगे बाई मोहन अकाउंट। ठीक है, इतना बात समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, आसान है, सिंपल। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब हमने ये सारा जो है पोस्टिंग कर लिया है, अभी हमने क्या किया, पोस्टिंग किया है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, कास्टिंग करना है। सर क्या चल रहा है ये, पोस्टिंग कास्टिंग, देखिए अभी हमने पोस्टिंग किया, यानी कि जर्नल से इसको ट्रांसफ़र किया लेजर अकाउंट में। ठीक है ना, अब कास्टिंग क्या करना होता है, कास्टिंग मतलब होता है टोटल करना, तो पहले टोटल कीजिए। ठीक है, और टोटल करने के बाद क्या करेंगे, टोटल करने के बाद करेंगे बैलेंसिंग। ठीक है ना, तो एक बात बताइए, टोटल करके बताइए। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे बनाइए। ठीक है, नीचे वाला ना डबल बनाइएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, कैश अकाउंट का जो डेबिट साइड है, ठीक है, कैश अकाउंट का जो डेबिट साइड है, इसमें टोटल कितना है, तो ये है 50,000 प्लस 18,000। ठीक है, तो सर ये टोटल जो आ रहा है, ये तो आ रहा है 68,000 डेबिट साइड में। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, और क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में टोटल तो एक ही है यहाँ पर 10,000, तो 10,000 ही टोटल आ रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। डेबिट साइड में कितना है टोटल 68,000 और क्रेडिट साइड में टोटल कितना है 10,000 रुपीज़। ठीक है, डेबिट साइड में 68 और क्रेडिट साइड में 10,000। इतना बात समझ में आया। अब देखिए दोनों में ज़्यादा कौन सा है, 68,000, तो 68,000 ना दोनों तरफ लिख दीजिए, यहाँ भी 68,000 लिख दीजिए और यहाँ भी 68,000 लिख दीजिए। क्या आपने लिख दिया इतना, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एक बात बताइए, दोनों तरफ तो लिख दिया, लेकिन सर क्रेडिट साइड में तो 68,000 है ही नहीं, फिर यहाँ पे क्यों लिखा 68। देखिए यहाँ पे जितना कमी है 10,000 लिखा है, जितना कमी है
इसको 68 बनाने के लिए उतना हम लिखेंगे बैलेंसिंग करके, ठीक है। तो कितना कमी है माइनस करके चेक कीजिए, आप कैलकुलेटर उठाइए और चेक कीजिए कितना आ रहा है। तो आ रहा है 58,000 रुपीज़, तो यहाँ लिखिए 58,000 रुपीज़, ठीक है। इतना बात समझ में आया, ठीक है। तो मान लीजिए ये अप्रैल का महीना चल रहा है, ठीक है। तो अप्रैल का महीना चल रहा है ना, तो जो भी डेट होगा तो उसका लास्ट डेट लिख लीजिए, ठीक है। तो ये 30 अप्रैल, ठीक है, 2026। यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस, लिखिए यहाँ पर बैलेंस C/D, यानी कि कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन। ये समझ में आया इतना, ठीक है। तो 58,000 रुपीज़ जो है आपका ये बैलेंस है, ठीक है ना, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करना होता है ना, हमने यहाँ पे क्या किया, लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है, लास्ट डे ऑफ द मंथ को हमने बैलेंसिंग करके यहाँ लिख दिया, और क्या लिखा है, कैरी डाउन लिखा है, क्या लिखा, कैरी डाउन लिखा है, ठीक है ना। इसको क्या करना होता है, इसको ब्रॉड डाउन करना होता है नेक्स्ट डे में, ठीक है। तो ब्रॉड डाउन जो होता है उल्टे साइड में होता है, ये कैरी डाउन किस साइड में है, क्रेडिट साइड में है ना, कैरी डाउन किस साइड में है, क्रेडिट साइड में है, ठीक है। तो इसको हमें ब्रॉड डाउन इस साइड में करना होगा, डेबिट साइड में। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। तो करेंगे यहाँ पर, तो लिखिए अब नेक्स्ट डे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 1 मई, यानी कि अगले दिन में हो जाएगा, ठीक है, 1 मई 2026, ठीक है। यहाँ पर लिखिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 58,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो क्या कर दिया, कैरी डाउन से ब्रॉड डाउन कर दिया। इतना बात समझ में आया। आप यहाँ पे समझिएगा बात, बैलेंस कितना है, 58,000 रुपीज़ है। ये बताइए कैश बैलेंस 58,000 रुपीज़, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान से सोचिएगा और बताइएगा। ये कैश बैलेंस 58,000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। सर ये तो मुझे यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, शुरुआत में तो यही लिखा था, तो सर ये क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए ना। नहीं, बात समझिए, ये डेबिट बैलेंस है। कैसे, हमें तो पहले ये चेक करना है ना कि जहाँ पे BD होता है, जहाँ पे ब्रॉड डाउन लिखा होता है, ब्रॉड डाउन कैसे होता है, जो कैरी डाउन होता है ना उसके उल्टे साइड में ब्रॉड डाउन किया जाता है नेक्स्ट डे को। इतना बात समझ में आया। तो 58,000 रुपीज़ ब्रॉड डाउन बैलेंस की कहाँ है, वो डेबिट साइड में है। तो कैश बैलेंस क्या है, कैश बैलेंस डेबिट बैलेंस है, क्या है, कैश बैलेंस डेबिट बैलेंस है। इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीके से भी समझिए, यहाँ समझिएगा, डेबिट साइड का टोटल 68,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 10,000 रुपीज़ है। डेबिट साइड का टोटल 68,000 और क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 रुपीज़। ज़्यादा कौन हुआ, डेबिट वाला टोटल ज़्यादा है ना, तो बैलेंस किसका ज़्यादा आएगा, डेबिट वाले का टोटल ज़्यादा आएगा, ठीक है। क्योंकि डेबिट वाले का टोटल ज़्यादा है इसीलिए ये डेबिट बैलेंस है। आ रहा है बात समझ, कैश अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस है, क्यों, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए कैश अकाउंट का कर लिया, अब इसी तरह हम कैपिटल अकाउंट का भी करेंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर टोटल बनाइए, तो टोटल यहाँ करेंगे, तो देखिए यहाँ तो कुछ है नहीं, जीरो है, यहाँ 50,000 रुपीज़ है। तो ज़्यादा कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में 50,000, तो इसको दोनों तरफ लिख लीजिए, ठीक है। 50,000 रुपीज़ यहाँ भी लिखिए और यहाँ भी लिखिए, तो दोनों तरफ लिख लिया, ठीक है। अब देखिए कमी कहाँ है, कमी तो यहाँ है ना, कमी यहाँ है, तो यहाँ भरपाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 50,000 रुपीज़ लिखना होगा, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को इक्वल बना रहे हैं हम। तो इक्वल बनाने के लिए जहाँ जो कमी रहता है वहाँ हम उस अमाउंट को फिल करके पूरा करते हैं। तो यहाँ पे डेबिट साइड में 50,000 का कमी है, तो 50,000 लिख देंगे। और कैसे लिखेंगे, मान लीजिए लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2026, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, CD कैरी डाउन। इतना बात समझ में आया। तो कैरी डाउन को फिर ब्रॉड डाउन करना होता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या है यहाँ पर, 1 मई 2026, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। ये कितना है, 50,000 रुपीज़। वही बैलेंस को नेक्स्ट डे ब्रॉड डाउन किया दूसरे साइड में, ठीक है ना। अब यहाँ देख के बताइए
कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। तो सिंपल सी बात है, दो तरीका है समझने का। एक तरीका क्या है, जहाँ जिस साइड में बीडी आता हो, सीडी नहीं, सीडी तो इस साइड आया, डेबिट साइड आया ना, उसका उल्टा साइड जाता है, ठीक है। यानी बीडी किस साइड आया है, ब्रॉड डाउन किस साइड आया, वो क्रेडिट साइड आया, तो ये कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। एक और तरीका है समझने का, देखिए क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 50,000 है और डेबिट साइड में टोटल तो था ही नहीं कुछ भी, तो वो तो जीरो था। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, समझ में आया। यानी कि जिसका टोटल ज़्यादा वो बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट साइड कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। आ रहा बात समझ, ठीक है। इसी तरह परचेस अकाउंट देखिए, ठीक है, आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। या फिर पहले मोहन का कर लेते हैं, चलिए मोहन है, पहले मोहन करते हैं। तो मोहन का देखिए यहाँ पर टोटल कितना है, 12,000 है और यहाँ पर टोटल तो कुछ है ही नहीं, तो जीरो है। तो ज़्यादा कौन सा है, 12,000 है, तो 12,000 को दोनों तरफ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 12,000 लिख देंगे टोटल में, ठीक है। कमी कहाँ, क्रेडिट साइड में है, जितना कमी है पूरा कर दीजिए 12,000 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। जितना कमी रहता है उतना ही, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखेंगे, 30 अप्रैल 2026, लास्ट डे ऑफ द मंथ, मानते हैं कि अभी अप्रैल का चल रहा है, ठीक है। तो बाई बैलेंस सीडी लिख देते हैं, ठीक है, कैरी डाउन। तो कैरी डाउन को नेक्स्ट डे पे दूसरे साइड में ब्रॉड डाउन करना होता है ना, तो यहाँ लिखिए, 1 मई 2026 को टू बैलेंस बीडी करके ब्रॉड डाउन करेंगे, कितना है 12,000 रुपीज़, चलिए, ठीक है। अब बताइए मोहन अकाउंट डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। ऑब्वियसली सर इतना तो समझ ही गया हूँ मैं कि जिसका टोटल ज़्यादा वो बैलेंस कहलाएगा, तो यहाँ पे डेबिट टोटल ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा, ठीक है ना। तो मोहन अकाउंट क्या है यहाँ पर, 12,000 कितना है ये 12,000, तो ये डेबिट बैलेंस है, टोटल ज़्यादा है इसलिए। दूसरा तरीका ये भी है ना, जिस तरफ ब्रॉड डाउन लिखा जाएगा वो आपका बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट को भी हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब इसी तरह यहाँ पर परचेस अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल 10,000 है और क्रेडिट साइड में तो है ही नहीं कुछ, तो जीरो है यहाँ पर, है ना। तो 10,000 डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में जीरो, तो ज़्यादा कौन सा है, 10,000 है, तो 10,000 को दोनों तरफ लिख दीजिए, 10,000 दोनों तरफ, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा बात को, कमी कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में 10,000 रुपीज़ लिख दीजिए। इतना सब बात समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग अब यहाँ पे समझिएगा, लास्ट यहाँ पर ना कैसे करना होता है, यहाँ पर बैलेंस सीडी करके नहीं करेंगे जैसे बाकियों में किया, नहीं, यहाँ पर बैलेंस सीडी नहीं करते हैं सर, यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं होता है, नहीं, यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं होता है, ठीक है, समझिएगा बात को। क्योंकि ये जो परचेस अकाउंट है और ये जो सेल्स अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है, क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है। और जितना भी नॉमिनल अकाउंट होता है ना, ये टेम्प्रेरी अकाउंट होता है, क्या होता है, टेम्प्रेरी अकाउंट, यानी कि इसको क्लोज करके इसको किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कौन सा अकाउंट होता है वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है लास्ट में जाकर ना, तो वहाँ बनता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे हम एंड में, ठीक है, वो ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, लिखिएगा यहाँ पर बाई, यहाँ पे रेड पेन से लिखा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ लिखिए बाई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो जितना भी नॉमिनल अकाउंट होता है उसका बैलेंसिंग नहीं होता है, जैसे यहाँ पर कैश अकाउंट हुआ, कैपिटल अकाउंट हुआ, ये तो चलते रहेगा, ठीक है, आगे कैरी फॉरवर्ड होते चलते रहता है, ठीक है। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट होता है ना, जैसे परचेस है, सेल्स है, ये टेम्प्रेरी क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है, ये टेम्प्रेरी अकाउंट होता है, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, आया बात समझ में, ठीक है ना। तो इसको करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, सिंपल सा, ठीक है। अब उसी तरह सेल्स अकाउंट देखिए, तो सेल्स अकाउंट जो है इसका टोटल पहले निकालिए, ठीक है ना। टोटल कितना आ रहा है, 30,000 रुपीज़ आ रहा है ना, क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में जीरो है, तो जो ज़्यादा है 30,000 रुपीज़ उसको दोनों तरफ लिख देंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आया।
अब कमी कहाँ है, कमी है डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में 30,000 पूरा कर दीजिए, ठीक है, जिससे ये भी बराबर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए जैसा हमने सीखा कि सेल्स भी नॉमिनल अकाउंट है, तो ये टेम्परेरी अकाउंट है और टेम्परेरी अकाउंट का बैलेंसिंग नहीं होता है, ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। इतना सब बात समझ में आया, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ लिखेंगे टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, समझ में आया, सिंपल। तो ये था हमारा लेजर, ठीक है। तो देखा हमने एक एग्जांपल के साथ में कि कैसे जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट किया जाता है, हमने स्टेप बाय स्टेप समझा, ठीक है। हमने ये भी समझा कि टोटल कैसे करना है और उसका बैलेंसिंग कैसे करना है, ठीक है। कौन सा अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस कैसे निकलता है, ठीक है। ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, हमने ये भी समझा। और ये भी समझा कि जितना भी नॉमिनल अकाउंट होता है उसको बैलेंस नहीं किया जाता है, उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम इस नोट्स को समझ लेते हैं, ठीक है। जो भी एक्सप्लेन किया मैंने उसका नोट्स मैंने दे दिया है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, जब डेबिट साइड का टोटल, ठीक है, क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा होता है तो वो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। और जब डेबिट साइड का टोटल कम होता है, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल जब ज़्यादा होता है ना डेबिट साइड के टोटल से, तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये अभी हमने समझा था। पोस्टिंग क्या होता है, जब जर्नल एंट्री से जो अकाउंट्स होता है ना, तो डेबिट आइटम्स और क्रेडिट आइटम्स को ट्रांसफ़र किया जाता है लेजर अकाउंट्स में, तो उसको पोस्टिंग किया जाता है, ठीक है। उसे पोस्टिंग कहते हैं। पोस्टिंग क्या है, जब लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग होता है ना, पोस्टिंग क्या होता है, जब जर्नल एंट्रीज से डेबिट वाला आइटम्स और क्रेडिट वाला आइटम्स लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग मतलब डेबिट साइड का टोटलिंग करना और क्रेडिट साइड का टोटलिंग करने को कास्टिंग कहा जाता है, ठीक है। और बैलेंसिंग क्या होता है, बैलेंसिंग हमने देखा अभी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को जब इक्वल करना होता है, इक्वल कैसे करना होता है, जहाँ जो कमी रहता है उस अमाउंट को फिल करके हम उसे बैलेंस कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो वो बैलेंसिंग कहा जाता है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। अब इस बात को भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में रहे कि बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है और डेबिट बैलेंस कौन सा होता है। तो जितना भी कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, लाइबिलिटी है, ये क्रेडिट बैलेंस ही होता है। उसी तरह रेवेन्यूज जो होता है वो भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है, जैसे सेल्स है, ठीक है, तो वो रेवेन्यू बैलेंस होता है। इनकम का अकाउंट हो गया, रेवेन्यू का अकाउंट हो गया, गेन वाला अकाउंट हो गया, ये सभी क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। कैपिटल और लाइबिलिटीज जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। फिर उसी तरह यहाँ पे एक्सपेंसेस जितना है और एसेट्स है वो सब डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए कुछ कुछ अकाउंट्स ऐसा भी होता है जो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट अगर आपने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा विड्रॉ कर लिया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट जो है सस्पेंस अकाउंट है, ठीक है, वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आया, सिंपल, ठीक है। अब देखिए हमने ये भी अब समझा कि नॉमिनल अकाउंट्स होता है जो भी, जैसे कि जितना भी एक्सपेंसेस अकाउंट है, जो भी इनकम्स रेवेन्यू अकाउंट होता है ना, उसको बैलेंस नहीं किया जाता, ठीक है, ये टेम्परेरी अकाउंट होता है ना। और इसको क्या करते हैं, इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली हमें पता ही है, हमने पहले भी सीख रखा है, प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है। तो ये जो प्रॉफिट आता है ना रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके, वो कैपिटल में ही तो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। आया बात समझ, तो कैपिटल तो चलते रहेगा आगे, ठीक है। अब देखिए रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, नॉमिनल के अलावा रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का ही बैलेंस किया जाता है, ठीक है, जो कि बैलेंस शीट में दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आया कि जितना भी नॉमिनल अकाउंट्स होता है ना वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। और जो भी रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट होता है वो बैलेंस शीट में दिखता है और इसका बैलेंसिंग होता है, ठीक है, इतना बात समझ में आया, ठीक है। चलिए तो देखिए अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, ठीक है, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 2.63 में रखा है। ये आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें करना क्या है एक्चुअल में, तो इसमें ना देखिए आप, तो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपको इन सभी ट्रांजेक्शन्स का जर्नल पास करना है पहले, जर्नल पास करके फिर इसका लेजर
पोस्टिंग करना है, ठीक है। तो इतना तो आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसको जर्नल बनाइएगा और फिर लेज़र पोस्टिंग करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम आगे देखते हैं। अब आपके बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, पेज नंबर 2.55 में। हम इसको अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो क्वेश्चन रीड करें, तो पढ़िएगा साथ में क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है प्रिपेयर प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट ऑफ अ फॉर्म फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022, ठीक है। ड्यूली बैलेंस ऑफ, यानी कि बैलेंसिंग भी करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तो डिटेल्स क्या क्या है, तो डिटेल्स यहाँ पर है 1 जनवरी का इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी है पहले से, ये 1 जनवरी है ना, ओपनिंग डेट है, ठीक है। तो पहले से रखा हुआ है, आया बस समझ में। फिर यहाँ पर जनवरी 5 का है, परचेज किया है चेक से, ठीक है। और फिर 15 जनवरी का है, यहाँ पे क्रेडिट में परचेज किया है। ऊपर वाला क्या है, यहाँ भी परचेज किया है लेकिन बैंक से पेमेंट किया है, और ये वाला जो है ये क्रेडिट में परचेज किया है, ठीक है। तो 2 परचेज है, और पहला वाला जो पहले से बैलेंस था। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कैसे करना होता है। यहाँ समझिए कि ये जो है स्टेशनरी अकाउंट है ना, ये ऐसे यहाँ पे इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी देख रखा है ना, यानी कि ये एसेट होगा आपके लिए। और एसेट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है, एसेट। अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जो एसेट होता है, ठीक है, वो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। या एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट बैलेंस होता है। तो स्टेशनरी एक्सपेंस अभी हम मानते हैं अगर, ठीक है, तो ये जो होगा आपका डेबिट बैलेंस होगा। तो जो स्टेशनरी पहले से दे रखा है, ठीक है, जो इन्वेंट्री, जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पहले से दे रखा है 1 जनवरी को, ये पहले से चला आ रहा होगा, है ना। तो इसको ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी। तो इसको लिखेंगे। तो देखिए इसको लिखने का तरीका कैसा है, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, एसेट है, तो इसको डेबिट साइड में ओपन करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2022 डेट कॉलम में, ठीक है, 1 जनवरी लिखिए यहाँ पर, और लिखिएगा टू ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, यानी कि पहले का मतलब पिछले टाइम में जो पिछला मंथ होगा वहाँ पे क्लोज किया होगा, वहाँ पे सीडी किया होगा, यहाँ पे बीडी हो रहा है। तो बीडी डेबिट साइड में होगा, ध्यान दीजिएगा, डेबिट साइड में होगा। क्यों, क्योंकि एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। तो कितना है, 480 रुपीज़, ठीक है। इतना सा बात समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, ठीक है ना। स्टेशनरी क्योंकि एसेट है यहाँ पर, ठीक है, तो एसेट के लिए हमने रूल क्या पढ़ा था मॉडर्न रूल में, कि जब एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, और एसेट जब डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी हिसाब से अभी हम करते हैं इसको। नेक्स्ट क्या लिखा है, 5 जनवरी का परचेस ऑफ स्टेशनरी बाई चेक 800 रुपीज़, परचेज ऑफ स्टेशनरी, यानी परचेज करेंगे तो स्टेशनरी का इन्वेंट्री बढ़ेगा ना, एसेट इंक्रीज, यानी कि डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे 800 रुपीज़, ठीक है। क्या, डेबिट साइड में 800 रुपीज़ लिख दीजिए। इतना सा बात समझ में आया, ठीक है। कौन सा डेट का है, जनवरी 5 का है, ठीक है। अब सर यहाँ पे लिखे क्या, 2 में क्या लिखे, तो देखिए आपने पेमेंट किया होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पेमेंट कैश में, चेक में किया यानी बैंक से। तो देखिए इसका जर्नल कैसे बनता, जर्नल क्या बनता, इसका जर्नल बनता स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही बनता ना, आया बात समझ में। तो 2 बैंक अकाउंट है ना, तो यहाँ 2 बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। सिंपल है, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, 15 जनवरी का परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट। तो यहाँ भी परचेज हो रहा है ना, परचेज ऑफ स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एसेट इंक्रीज, इसको लिखेंगे डेबिट साइड में। तो कितने का है ये, 1280 रुपीज़, ठीक है, 1280 रुपीज़ है। इतना बात समझ में आया। कब का है, जनवरी 15 का है, ठीक है, सिंपल सा। अब यहाँ देखिए 2 में कुछ लिखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे ऑन क्रेडिट लिखा है ना, यानी कि किससे परचेज किया, तो जिससे उधारी में परचेज किया है उसका नाम लिखा जाता है, सिंपल सा। तो यहाँ लिखेंगे टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, ठीक है, सिंपल। अगर हम इसका जर्नल करते तो कैसे करते हैं, जर्नल ऐसे करते हैं ना, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, ठीक है, यही करेंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे टू 5 स्टार 5
स्टार स्टेशनरी मार्ट अकाउंट। ठीक है, आया बात समझ में? सिंपल सा है। ठीक है, तो हमने तीनों जो ट्रांजेक्शन था उसका हमने जनरल लेजर में पोस्टिंग कर दिया। ठीक है, लेजर अकाउंट बना के पोस्टिंग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जर्नल नहीं बना के डायरेक्टली कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, टोटलिंग करना है, तो टोटलिंग कीजिए। ठीक है, तो टोटल लिखिए यहाँ, तो दोनों तरफ का टोटल निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में तो जीरो है, कुछ है नहीं, डेबिट साइड में ही है जो है, तो 480 प्लस 800 प्लस 1280 रुपीज़, तो टोटल कितना आ रहा है 2560 रुपीज़। तो जो ज़्यादा है उसको दोनों तरफ लिखते हैं, है ना, 2560 रुपीज़ लिखिए यहाँ पर, और इस साइड में भी लिखिए 2560 रुपीज़। इतना सा बात समझ में आया? सिंपल। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, जहाँ कमी है वहाँ फिल करना होगा। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में कमी है, कितना कमी है 2560 रुपीज़, इसको फिल कर दीजिए। ठीक है, और बैलेंसिंग होगा ना, ध्यान सोचिएगा, होगा या नहीं होगा बैलेंसिंग। तो स्टेशनरी अकाउंट, सर स्टेशनरी अकाउंट तो एसेट है, और एसेट का तो बैलेंस ये रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का बैलेंसिंग होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का नहीं होता है, उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आया बात समझ में? तो स्टेशनरी अकाउंट यहाँ पर एसेट है, तो इसका बैलेंसिंग होगा, एसेट है यानी कि रियल अकाउंट है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखिए बाई बैलेंस CD। ठीक है, इतना बात समझ में आया? सर डेट क्या लगेगा, तो डेट ये जनवरी महीना चल रहा है, तो जनवरी का लास्ट डेट लगा दीजिए। ठीक है, 31 जनवरी। ठीक है ना, Jan 31। अब इसको इतना मत छोड़िएगा। ठीक है, इसको ना ब्रॉड फॉरवर्ड करके कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट डेट क्या आएगा, नेक्स्ट डेट आएगा February 1। ठीक है, और यहाँ लिखिए टू बैलेंस BD। ठीक है, कितना है 2560 रुपीज़। ठीक है, अब बताइए स्टेशनरी अकाउंट का बैलेंस कितना है 2560 रुपीज़। ठीक है, बैलेंस कितना है 2560 रुपीज़। ठीक है, अब बताइए डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? सर BD तो लिखा है डेबिट साइड में, ब्रॉड डाउन डेबिट साइड में, यानी कि ये डेबिट बैलेंस है। और दूसरा तरीका क्या है समझने का, कि सर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है इसलिए ये डेबिट बैलेंस है। एक और तरीका है, सीखा था ना, यहाँ पे देखिए जो भी एसेट वगैरह होता है ना, एसेट होता है जो वो डेबिट बैलेंस होता है, तो सर स्टेशनरी एसेट है तो एसेट डेबिट बैलेंस है। ठीक है, समझ में आया? तो ये अलग अलग तरीका है समझने का। ओके, चलिए, तो ये समझ में आया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपके बुक का पेज नंबर 2.59 है। ठीक है, 2.59, कुछ बच्चे इसको 2.59 बोलेंगे। देखिए हम अभी डेसिमल नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो डेसिमल जो होता है ना उसमें 2.59 होता है, ये तो पेज नंबर है ना, तो 2.59 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर एज द ओनर। तो ओनर कौन है, ओनर है मिस्टर एज। ठीक है, विथ अ रिक्वेस्ट टू कंपाइल ओनली 2 पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, 2 पर्सनल अकाउंट बनाना है, किसका किसका, एक तो मिस्टर एच का बनाना है और दूसरा मिस्टर आर का बनाना है। ठीक है, और कौन से महीने का बनाना है, अप्रैल 2022 का महीना। ठीक है, तो देखिए अब इसमें 2 अकाउंट बनाना है, 2 पर्सनल अकाउंट लेजर बनाना है। ठीक है, तो 2 अकाउंट का फॉर्मेट पता ही आपको कैसे बनाना होता है, तो देखिए यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, किसके बुक्स में बनाना है, ध्यान से देखिएगा इस बात को, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एस, मिस्टर एस के बुक में बनाना है। क्या अकाउंट बनाना है, एक तो बनाना है मिस्टर एच का अकाउंट और दूसरा बनाना है मिस्टर आर का अकाउंट। ठीक है, तो फॉर्मेट देख लीजिए कैसा है। ठीक है, तो इसको रेडी रखिए। ठीक है ना, अब देखिए मिस्टर एच कौन है और मिस्टर आर कौन है, इसको क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे। ठीक है, तो पढ़िए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर एस ओस। ठीक है, ओस मिस्टर आर 15,000 रुपीज़। ठीक है, और मिस्टर एच ओस मिस्टर एस 20,000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, मिस्टर एस ओस, यानी कि मिस्टर एस ओ करता है, यानी इसके लिए लाइबिलिटी है। ठीक है ना,
और हम किसके बुक्स में बना रहे हैं, मिस्टर एस के बुक में। तो मिस्टर एस के लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। तो लाइबिलिटी जो होता है क्रेडिट साइड का बैलेंस होता है, ठीक है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। और किसको वो कर रहा है, मिस्टर आर को। तो मिस्टर आर कौन होगा, क्रेडिटर होगा, ठीक है। मिस्टर एस के लिए मिस्टर आर कौन है, क्रेडिटर है, और ये एक लाइबिलिटी है, ठीक है। कितना है, 15,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो ओ कर रहा है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस, यानी कि नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखिए यहाँ पर कौन सा डेट का है, ये 1 अप्रैल का है, ठीक है। तो लिखिएगा, ये किसके बुक में लिखना है, डेटर के बुक में लिखना है, ठीक है ना। क्रेडिटर के बुक में, मिस्टर आर क्रेडिटर है, ठीक है। तो इसके बुक में लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ पर 2022 अप्रैल 1, ठीक है। लिखिएगा बाय बैलेंस बी डी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है तो बी डी, ये पिछले महीने के क्लोजिंग से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ होगा, ठीक है। तो ये कितने का है, 15,000 रुपीज़ का है। तो इसको लिखिए। तो ओपनिंग बैलेंस समझ में आया, ये लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है। आगे लिखा है मिस्टर एच ओस मिस्टर एस, यानी कि मिस्टर एच ओ कर रहा है। तो एस क्या कर रहा होगा, हमें एस के नज़रिए से सोचना है, क्योंकि हम बुक किसका बना रहे हैं, एस का बना रहे हैं, ठीक है। तो एस ओन करता है ना, ठीक है। तो ओन करता है तो इसके लिए एसेट होगा, ठीक है। और एच कौन है, एच एस के लिए डेटर है। कौन है, एच जो है एस के लिए कौन है, ये डेटर है, ठीक है। और डेटर एसेट होता है, ठीक है। और एसेट का नॉर्मल बैलेंस कितना होता है, बैलेंस जो होता है एसेट का वो होता है डेबिट। तो इसका बैलेंस कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। किसके बुक में, एच के बुक में, किसका अकाउंट में, ठीक है, एच के अकाउंट में, एच के अकाउंट में लिखेंगे, किसके बुक में, एच के बुक में, ठीक है ना। तो लिखिएगा यहाँ पर डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। 2022 का अप्रैल 1। तो लिखिए यहाँ पर टू बैलेंस बी डी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है इसलिए बी डी, क्लोजिंग बैलेंस को सी डी लिखते हैं, ठीक है ना। ये कितना है, 20,000 रुपीज़, ठीक है। इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट डेट को पढ़िएगा। नेक्स्ट डेट को क्या लिखा है, मिस्टर आर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। सेल किसको किया गया है, टू मिस्टर एस, ठीक है ना। अब ना एक बात पहले तो देख लीजिए, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। हमने सीखा था ना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो करते हैं लेकिन उसका अकाउंटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो 60% में 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, तो कितना अमाउंट बचेगा एक्चुअल में। तो एक्चुअल जो अमाउंट होगा वो 54,000 का होगा। आप कैलकुलेटर उठाइए और माइनस करके देखिए, ठीक है। 60,000 माइनस 10% कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो डिस्काउंट हो गया है ना। तो 54,000 है। अब बात ध्यान से समझना है, यहाँ हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आर जो है, आर सेल कर रहा है, ठीक है, टू एस। हमें आर के बुक में बनाना है या एस के बुक में बनाना है, हमें आर का अकाउंट बनाना है, लेकिन आर के बुक में नहीं बनाना है। आर का अकाउंट तो बनाना है, आर कौन है, क्रेडिटर, आर का अकाउंट बनाना है, लेकिन एस के बुक में बनाना है ना। तो एस के नज़रिए से सोचिए, एस के लिए क्या है, ये परचेस है, आर के लिए सेल है, लेकिन एस के लिए परचेस है। तो एस के नज़रिए से बनाना है ना। तो ये एस क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, ठीक है। आया बात समझ में। तो यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, यानी आर अकाउंट, ये बात समझ में आया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर जो है क्रेडिटर है, ठीक है, यानी लाइबिलिटी है। जब लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो हम करेंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और डेटर है, ठीक है, जैसे ऊपर वाले में ये एच जो है ना, एच डेटर है। डेटर एसेट होता है, जब डेटर इंक्रीज करेगा यानी एसेट इंक्रीज करेगा तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। एक बार फिर बोलता हूँ ध्यान से, अभी जो बोलूँगा उसी रूल के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। डेटर एसेट है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड लिखिएगा, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड में लिखिएगा, ठीक है, सिंपल सा बात। उसी तरह आर क्रेडिटर है, लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड में लिखिएगा, और डिक्रीज करेगा तो डेबिट साइड में लिखिएगा, सिंपल, ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, एस जो है परचेज कर रहा है आर से क्रेडिट में, यानी एस के लिए लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर आर में, ठीक है, 54,000 का है, 4 अप्रैल का, 4 अप्रैल का है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ
4 अप्रैल, ठीक है, 2022, इस तरह से डेट लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो लिखिए क्या हो रहा है, परचेस हो रहा है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट डिस्काउंट करने के बाद कितना है, 54,000 है, ठीक है, आया बात समझ में, ठीक है। तो 4 अप्रैल वाला हमने कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 5 अप्रैल का, एज सोल्ड टू एच गुड्स प्राइस एट 30,000 रुपीज़, एच ने सेल किया और हमें एच के नज़रिए से ही तो सोचना है, तो एच ने सेल किया एच को, ठीक है, यानी यहाँ पे क्रेडिट में सेल किया है, ठीक है। तो एच को सेल किया क्रेडिट में, यानी डेटर इंक्रीज यानी एसेट इंक्रीज, तो लिखेंगे डेबिट साइड में, ठीक है, 30,000 रुपीज़ फिफ्थ का, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर 5 अप्रैल 2022, तो यहाँ पे सेल हो रहा है, ठीक है, एच के अकाउंट में लिख रहे हैं, एच के अकाउंट में टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट कितना था, 30,000 रुपीज़ था, ठीक है, समझ में आया, सिंपल सा है। चलिए आगे देखते हैं। फिर 17 अप्रैल को है, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ 25,000 रुपीज़, record of purchase of 25,000 rupees net from R which were sold to H, which were sold to H at a profit of 15,000 rupees, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें हैं, दो ट्रांजेक्शन है, R से परचेज किया 25,000 रुपीज़ में, सिंपल, ठीक है, और उसके बाद H को सेल कर दिया 15,000 प्रॉफिट जोड़कर। तो पहले हम R वाला करते हैं, ठीक है। R वाला यहाँ पे क्या हो रहा है, R से परचेज कर रहे हैं 25,000 रुपीज़ में क्रेडिट में, तो क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, क्रेडिटर इंक्रीज यानी लाइबिलिटी इंक्रीज करेंगे, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है, 17 अप्रैल का। तो लिखिए यहाँ पर 17 अप्रैल 2022 बाई परचेस लिखिए, ठीक है, बाई परचेस अकाउंट, ठीक है, कितने का था, 25,000 का था ना, हाँ 25,000 का था, ठीक है, ओके, ये बात समझ में आया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, यही सामान जो है एच को सेल कर दिया प्रॉफिट जोड़कर, कितना, 15,000, ठीक है, तो 25,000 में तो खुद खरीदा था, उसमें 15,000 का प्रॉफिट जोड़ दे तो कितना में बेचा होगा, 40,000 में बेचा होगा, ठीक है। एच को क्रेडिट में सेल किया है, एच कौन है, डेटर, इंक्रीज हो जाएगा, यानी एसेट इंक्रीज करेंगे डेबिट साइड में, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर सेम 17 अप्रैल को, ठीक है, तो 17 अप्रैल 2022 टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट 40,000 रुपीज़, आया बात समझ में, ठीक है, सिंपल सा है, 40,000 रुपीज़, तो हमने ये देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, नेक्स्ट 18 को है, ठीक है, मिस्टर एस रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर आर्स गुड ऑफ 4 अप्रैल, यहाँ कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, ध्यान से, 4 अप्रैल वाला बोला है ना, यानी ये वाला ट्रांजेक्शन है आपका, ठीक है, ये वाला, इस डेट को 4 अप्रैल को एस ने परचेज किया था, कितने में, 54,000 में परचेज किया था, सिंपल सा बात है। अब क्या कर रहा है, 18 तारीख को ये 3% रिजेक्ट कर रहा है, 10% रिटर्न कर रहा है, यानी 54,000 का 10% कितना होगा, 5,400, सिंपल सा बात समझ में आया। रिटर्न कर रहा है तो यहाँ कौन सा रिटर्न है, परचेस रिटर्न या सेल रिटर्न, ऑब्वियसली एस ने परचेज किया था, अब रिटर्न कर रहा है तो ये परचेस रिटर्न है, तो परचेस रिटर्न है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्रेडिटर डिक्रीज करेगा, क्रेडिटर डिक्रीज जैसे करेगा, ठीक है, यानी लाइबिलिटी डिक्रीज लिखेंगे डेबिट साइड में, लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट साइड में लिखते हैं हम, सिंपल सा बात समझ में आया। तो लिखिए 18 का, ठीक है, तो आर के बुक में 18 अप्रैल 2022 क्या लिखेंगे, टू परचेस रिटर्न अकाउंट, टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लीजिए, अमाउंट कैसे आएगा, 54,000 जो है उसका 10% रिटर्न हुआ है, यानी 5,400 रिटर्न हुआ है, इतना सा बात समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, अब नेक्स्ट जो है 19 का है, ठीक है, 19 अप्रैल का, एज इशूड अ कैश मेमो फॉर 10,000 रुपीज़ टू एच, ठीक है, एज issued a cash memo for 10,000 rupees to H who came personally for this assignment of goods urgently needed by him। एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर कैश मेमो इशू हुआ है, ठीक है, सिंपल सा बात है, तो यहाँ पर सेल किया होगा, ठीक है, सेल किया है कैश में,
ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कैश में सेल हो रहा है। जब कैश में सेल होता है तो क्या एंट्री बनता है, बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। तो देखिए जब कैश में सेल हो गया तो यहाँ तो डेटर अराइज ही नहीं होगा, है ना। आप देखिए यहाँ पर एंट्री में भी कहीं पर भी यहाँ पर एच का तो नाम आया नहीं, है ना। तो जब कैश सेल होता है तो डेटर अराइज नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पर डेटर का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, और क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे ना डेटर ना क्रेडिटर किसी का अकाउंट अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसका पोस्टिंग नहीं करेंगे अभी, ठीक है। इसका यहाँ पे कोई कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। नोट्स में बाद में लिख लेंगे कि क्योंकि ये कैश सेल है इसलिए यहाँ पर डेटर अराइज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इतना सा बात समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पर 22 अप्रैल का। मिस्टर एच, मिस्टर एच कौन है, मिस्टर एच है डेटर, क्लियर्ड हाफ इज टोटल ड्यूज, ठीक है, टू मिस्टर एच। क्या लिखा है, जितना ड्यू था उसका आधा क्लियर कर दिया है, ठीक है। एंजॉइंग अ 0.5 पर हाफ परसेंट लिखा है ना, तो 0.5% कैश डिस्काउंट ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड 25,000 रुपीज़ वॉज बाई चेक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जितना पेमेंट मिला है उसमें से 20,000 चेक से मिला, यानी बाकी जो है वो कैश में मिला होगा। इतना सा बात समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे ना समझते हैं कैसे है। तो देखिए डेटा से लेना कितना है, इसको देखिए, पहले से जो पाता था वो लेना है, फिर क्रेडिट में सेल किया था ये लेना है, ठीक है, फिर 40,000 सेल किया था ये लेना है। तो टोटल लेना कितना है, तो 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, 90,000 रुपीज़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे रफ रफ में लिखते हैं एक बार, मतलब वर्किंग नोट में लिखेंगे, अभी प्रॉपरली लिखिएगा, रफ में मत लिखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर एच कितना पाना है, तो वह है 90,000 रुपीज़ लेना है ना, 90,000। और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हाफ क्लियर कर दिया है, हाफ क्लियर कर दिया मतलब सेटलमेंट ऑफ हाफ ड्यूज, ठीक है। तो हाफ ड्यूज कितना होगा इसका, 45,000 होगा, सिंपल सा बात है। आया बात समझ में, है ना। उसमें लिखा था 20,000 चेक में मिला है ना। तो इसको लिखिए, जो 20,000 रुपीज़ है आपको बैंक अकाउंट में रिसीव हो गया, है ना। 20,000 आपको बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ, ठीक है। इतना सा बात समझ में आया, है ना, ठीक है। अब देखिए जब डेटर से आपको पैसा मिल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर यहाँ डेटर डिक्रीज करेगा, यानी कि यहाँ इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में, डेटर यानी एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो लिखिए बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कौन से डेट को है ये है 22, ठीक है, 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल, ठीक है, 2022। बाई बैंक अकाउंट लिखिए, बाई बैंक अकाउंट कितना मिला है, तो 20,000 रुपीज़ मिल चुका है, ये चेक में मिला यानी बैंक अकाउंट में मिला। अब सेटलमेंट तो 45,000 का हुआ है ना, सिंपल सा बात है, सेटलमेंट कितने का हुआ है, वो हुआ है 45,000 का। इसमें से आपको कुछ डिस्काउंट भी तो दिया आपने, यानी कि सेटलमेंट करते वक्त आपने कुछ डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउ किया है, क्या किया है, डिस्काउंट अलाउ हुआ है, डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है। कितना किया है, हाफ परसेंटेज यानी 0.5%, ठीक है। तो आपको मिला कितना, मिला कितना, आप सेटलमेंट कितना करें 45,000 का, है ना। तो 45,000 सेटलमेंट हो रहा है तो उसी के हिसाब से डिस्काउंट देंगे, पूरा नहीं, पूरा 90,000 के ऊपर डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, आप जितना सेटल कर रहे हैं ना, जितना मिल रहा है उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो 45,000 का 0.5% निकालिए, तो ये आएगा, कैलकुलेटर में चेक कीजिए कितना आता है, तो ये आएगा 225 रुपीज़। कितना सा बात समझ में आया। तो देखिए अब यहाँ पे हुआ क्या है, 45,000 में से 20,000 आपने बैंक में ले लिया,
उसमें से 225 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया। अब रिमेनिंग जो है वो कैसे मिला होगा, आपको कैश में मिला होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए कैश में कितना मिला। तो कैश में कितना मिला, कैश अकाउंट, हाँ। तो 45,000 में से आपने 20,000 बैंक में ले लिया और 225 रुपीज़ आपने डिस्काउंट दे दिया, तो रिमेनिंग कितना मिला होगा आपको। तो 45,000 में से -20,000 -225, ठीक है। तो आपको कितना मिला है, 24,775, ठीक है। तो कैश में मिला जो, तो कैश से मिलेगा तो डेटा डिक्रीज होगा, यानी क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर सेम डेट को है 22 अप्रैल, ठीक है। बाई कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना है, 24,775 है, ठीक है। और आपने डिस्काउंट भी तो अलाउ किया है ना, तो डिस्काउंट अलाउ किया तो इससे भी आपका डेटा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। 22 अप्रैल बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है, बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। इतना बात समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है पढ़िएगा। 26 का, ठीक है, 26 का आर्स टोटल ड्यू, ठीक है। आर्स टोटल ड्यू, तो टोटल ड्यू कितना है पर ये समझते हैं, ठीक है। उसमें से 10,000 छोड़कर बाकी आपने चेक से क्लियर कर दिया, यानी चेक से बैंक से पेमेंट किया है। एंजॉइंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000 रुपीज़ ऑन द पेमेंट में, ठीक है। तो पहले तो समझिए टोटल ड्यू था कितना, ड्यू कितना था, देना कितना था हमें, ठीक है। तो जितना देना था उसमें से 10,000 छोड़कर बाकी पेमेंट किया है और उसमें भी 1,000 रुपये का डिस्काउंट लिया है हमने, ठीक है। तो बात समझिए, जब आप पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर डिक्रीज होगा, यानी डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले तो समझिए कितना देना था, तो एक तो आपको 15,000 रुपये देना था, ठीक है। दूसरा 54,000 देना था और फिर तीसरा 25,000 रुपीज़ देना था, ये देना ही था। लेकिन आपने कुछ रिटर्न भी तो किया था, है ना। तो जितना आपने रिटर्न कर दिया था उतना तो नहीं देना पड़ेगा, तो उतना माइनस कर दीजिए, यानी कि इसको टोटल कीजिए, इसमें से ये माइनस कर दीजिए। तो बताइए कितना बैलेंस बचता है, कैलकुलेट कीजिए साथ में। तो 15,000 प्लस 54,000 प्लस 25,000, ठीक है, यानी कि कितना बचता है यहाँ पर, तो ये बचता है 94,000 रुपीज़, ठीक है। ये बात समझ में आया। इसमें से आपने 10,000 छोड़ दिया, ठीक है, 10,000 अभी नहीं दिया है, इतना छोड़ के बाकी पेमेंट कर दिया, यानी कि 84,000 रुपीज़ का आपने सेटलमेंट किया होगा। लेकिन इसमें आपको 1,000 का डिस्काउंट भी तो मिला, तो आपने पेमेंट चेक से कितना किया होगा, वो किया होगा 83,000, ठीक है, 83,000 ही किया है ना। एक मिनट, 15,000 प्लस 54,000 प्लस 25,000 माइनस 5,400, ओह सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, कैलकुलेशन का ठीक कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो कितना है, 15,000 प्लस 54,000 प्लस 25,000 माइनस 5,400। तो आपको एक्चुअल में देना कितना था, कितना पेएबल था, 88,600 रुपीज़, ठीक है। इसमें से 10,000 रुपीज़ अभी आप नहीं दे रहे हैं, तो कितना सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है। 13,000 छोड़कर 78,600 का सेटलमेंट हो रहा है। सिंपल सा बात समझ में आया। उसमें से 1,000 रुपया आपको डिस्काउंट मिला, तो पे कितना किया होगा एक्चुअल में, एक्चुअल पेमेंट कितना हुआ होगा, ठीक है। तो ये होगा 77,600, ठीक है। तो पे करेंगे तो क्रेडिट डिक्रीज होगा, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर कौन सा डेट है, 26 का है, ठीक है। तो लिखिए 26 अप्रैल 2022, ठीक है। आप पे कर रहे हैं बैंक से, ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, कितना है 77,600। 1,000 का डिस्काउंट मिल रहा है तो वो भी कम होगा, ठीक है, उससे भी क्रेडिटर कम होगा, वो भी लिखेंगे। 26 अप्रैल 2022 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, 1,000 रुपीज़। इतना सा बात समझ में आया, ठीक है, हो गया। अब आइए देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। 29 का लिखा है, क्लोज एज अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल एक्सेप्ट 5,000 रुपीज़ वॉज क्लियर बाई हिम बाई अ चेक बिकॉज ही वॉज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। इसका मतलब क्या है
कि जितना पे करना था, जितना मिलना था, ठीक है, एच डेटर है ना, तो जितना मिलना था उसमें से 5,000 छोड़कर, ठीक है, उसमें से 5,000 छोड़कर, ठीक है, बाकी आपको मिल गया है, ठीक है। तो टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल एक्सेप्ट 5,000 रुपीज़ वॉज क्लियर बाई हिम बाई अ चेक, तो चेक से मिला बाकी, ठीक है, और 5,000 नहीं मिला। और क्या लिखा है, बैंकरप्ट हुआ है, तो 5,000 इसका मतलब मिलेगा अब नहीं, ये आपका डूब चुका है, बैड डेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना मिलना था, पहले इस बात को समझिए। तो यहाँ देखिएगा अच्छे से एक बार, इस साइड का टोटल देखिए एक बार, ये कितना है, तो ये है 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, 90,000 है। कितना देना था, इसमें से आपने ऑलरेडी इतना सेटलमेंट कर दिया, यानी 45,000 सेटलमेंट पहले ही कर दिया था, अब 45,000 ही मिलना था ना, ठीक है। 45,000 मिलना था, उसमें से 5,000 आपका नहीं मिलेगा क्योंकि डूब चुका है, क्योंकि डूब चुका है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा, ठीक है। तो 29 को, ठीक है, यहाँ डेटर कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखिए 29 अप्रैल, ठीक है, 29 अप्रैल बाई बैड डेट, ठीक है, ये आपका पैसा डूब गया बाई बैड डेट अकाउंट, ठीक है। कितना है, 5,000 का डूब गया आपका, नहीं मिलेगा। अब बाकी 40,000 रुपीज़ है, वो तो मिल गया ना आपको चेक से, ठीक है। तो इसी डेट को लिखिएगा 29 अप्रैल को ही बाई बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट। कितना मिला है आपको, 40,000 मिल गया। ये बात समझ में आया। अब इसको क्लोज कर दीजिए। तो क्लोज करके आप देखेंगे तो दोनों साइड 90,000 रुपीज़ ही आएगा यहाँ, यानी कि यहाँ पर कुछ भी बैलेंसिंग नहीं हो रहा है अब, क्योंकि दोनों तरफ बराबर हो गया ना, तो कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, सेटल हो गया पूरा, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, बैलेंस आर्स अकाउंट, ठीक है। अब इसका बैलेंसिंग करना है 30 अप्रैल को, ठीक है। 30 अप्रैल को बैलेंसिंग करना है, तो कीजिए कैसे करना है। पहले तो आप डेबिट साइड का टोटल निकालिए और बताइए कितना आ रहा है। तो 5,400 प्लस 77,600 प्लस 1,000, तो यह आ रहा है 84,000 यहाँ पर, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, चेक करके देखिए, ये आ रहा है 94,000 रुपीज़, ठीक है। तो जो साइड का टोटल ज़्यादा होता है वो दोनों तरफ लिखा जाता है, तो 94,000 को हम दोनों तरफ लिख देंगे, ठीक है। और जहाँ कमी है वहाँ भरेंगे, तो यहाँ डेबिट साइड में कमी है ना 10,000 का, तो यहाँ भर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस CD करेंगे, ठीक है। किस डेट को, 30 अप्रैल को, ठीक है, 30 अप्रैल को, ठीक है ना। इतना करने के बाद सिर्फ इतना मत छोड़िएगा, इसको ना फिर ब्रॉड फॉरवर्ड कर दीजिएगा अगले डेट को, ठीक है। तो अगला डेट क्या होगा, 1 मई 2022 बाई बैलेंस BD, ठीक है, बाई बैलेंस BD। ये कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज़। तो ये समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिटर जो है लाइबिलिटी है, इसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, और देखिए क्रेडिट बैलेंस है भी, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है भी, ठीक है, 10,000 का। समझ में आया, ठीक है। तो देख लिया आपने ये क्वेश्चन, तो एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। ये H का अकाउंट है और ये R का अकाउंट है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार, ठीक है, इजी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा, हालांकि इजी है, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं करा दूंगा, ठीक है। तो फिर हम आगे देखते हैं। अब तो हो ही गया, बस अब क्या बचा है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमने कर लिया, बस हो गया। अभी ट्रू फॉल्स करना है और MCQ करना है हमें, ठीक है। बस ये तो होमवर्क में दे दिया था मैंने, सिंपल सा है, इतना आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ट्रू फॉल्स करते हैं हम, फिर MCQ करेंगे। तो देखिए ट्रू फॉल्स में तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पहला है लेजर इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ सही है, ट्रू है, हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट होता है, और जर्नल जो होता है ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री होता है, ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैश हैज़ अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस, तो हाँ कैश एसेट होता है और इसका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। आया बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है नंबर 3 में। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द अकाउंट फ्रॉम लेजर टू जर्नल, नहीं लेजर टू जर्नल नहीं होता, ये फॉल्स है, ठीक है, ये जर्नल टू लेजर होता है, ठीक है। आया बात समझ में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या लिखा है,
एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर यानी साल के अंत में ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ द लेजर बुक आर बैलेंस्ड। नहीं, नॉमिनल अकाउंट्स का बैलेंसिंग नहीं होता है, ठीक है। रियल और पर्सनल अकाउंट का बैलेंसिंग होता है। नॉमिनल अकाउंट का टोटल करते हैं, ठीक है, टोटल्ड एंड ट्रांसफर्ड, ठीक है, ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, हमने ये पढ़ा था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, लेजर रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स इन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नहीं, लेजर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं करता, जर्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करता है, ठीक है। लेजर जो है वो एनालिटिकल ऑर्डर में करता है, ठीक है, जैसे जैसे एनालिसिस कर करके जो जो जहाँ पोस्टिंग होगा वहाँ डाल देते हैं, ठीक है। एनालिटिकल ऑर्डर, एनालिसिस नहीं, एनालिटिकल ऑर्डर, ठीक है, एनालिटिकल ऑर्डर में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 6 में क्या लिखा है, इफ़ द डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो क्या होता है, ये डेबिट बैलेंस होता है ना। यहाँ क्या लिखा है, क्रेडिट बैलेंस एज ओपनिंग, गलत है, ठीक है। ओपनिंग के तौर पर क्या होगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, आपको पता ही है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है 7, लेजर अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स का विल ऑलवेज बी डेबिटेड व्हेन दे आर इंक्रीज। हाँ, जब एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट करेंगे, ठीक है, तो ये ट्रू है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम एमसीक्यू भी देख लेते हैं साथ ही साथ। और ये क्या लिखा है नंबर 1 में, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जर्नल टू देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर इज टर्म्ड एज व्हाट। क्या पोस्टिंग कहते हैं, हाँ पोस्टिंग कहते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द नेट बैलेंस, फाइंडिंग ऑफ द नेट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट आफ्टर कंसिडरिंग द टोटल्स ऑफ बोथ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स अपियरिंग इन द अकाउंट इज नोन एज। क्या पोस्टिंग कहते हैं, पोस्टिंग नहीं कहते हैं। परचेज, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, हाँ ये बैलेंसिंग होता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, जर्नल एंड लेजर रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड एनालिटिकल ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। हाँ, जर्नल जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और लेजर जो है एनालिटिकल ऑर्डर, ठीक है, ये सही आंसर है। दूसरा भी देखिए, एनालिटिकल ऑर्डर नहीं, गलत है, ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओनली, ये भी गलत है, ठीक है। फिर देखिए, लेजर बुक इज़ पॉपुलरली नोन एज सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट्स। नहीं, हमने ये तो नहीं पढ़ा था। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, हाँ ये होता है, ठीक है। सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट्स, नहीं ये नहीं है, ठीक है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए नंबर 5, ठीक है, इसके बाद कंप्लीट क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ लेजर बुक आर बैलेंस्ड। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, बैलेंस नहीं करते, ठीक है। नॉट बैलेंस्ड, हाँ ये तो होता है। एंड ऑल्सो द बैलेंस इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्या ट्रांसफर नहीं करते, करते हैं, यानी कि ये भी गलत आंसर है, ठीक है। क्या करते हैं, लेजर बुक आर नॉट बैलेंस, हाँ ये तो है। एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हाँ ये सही आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो आज समझ में आया। तो ये हमारा लेजर कंप्लीट होता है, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कैसा था, ठीक है, क्या आपने ठीक से देखा और आपको समझ में आया। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगला हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस।